Good morning, student. This is the first chapter of class 10 science, chemical reaction and equation. Actually, in our day-to-day life, we come across with the different type of various changes. Changes like ice melt into the water, water freeze into the ice, water convert into the vapor, and some other like rusting of iron, digestion of food, burning of fuel. There are many, so many example in day-to-day uh, life. These are the example of changes, various type of changes. Change means iron converted to the rust, undigested food converted to the digested food, wax, solid wax converted to the melting wax, ice cube converted to the water. These are the some example. If we differentiate these example, we can categorize these examples into two categories. Some changes are revert change. It means we can melt ice and we can freeze water again into the ice. But there are some changes like rusting of iron. Rust cannot be converted into the iron bag, or digested food cannot be converted into the undigested food. So we can divide the change into two types. Number one, physical change, and number two is the chemical change. Physical change generally changes which cannot be revert again, and chemical changes which can physical change which can be revert again, and chemical change which cannot be revert again. So there are two type of changes. Now in this chapter we are dealing with the chemical changes like rusting of iron, digestion of ore, and some other examples also. ये जो चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, इन्हीं को हम केमिकल रिएक्शन भी कह देते हैं. कैसे कह देते हैं? दिस इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस. इसमें क्या है कि जैसे आयरन है, एक सब्सटेंस है और ये कन्वर्ट हो रहा है रस्ट के अंदर. फूड है या फिर कोई फ्यूल है, फ्यूल से हम उसका दूसरा कंपोनेंट बना रहे हैं और हमें एनर्जी गेन हो रही है. तो दिस इज चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट react to form new substances with entire different properties. इसमें मेन बात क्या है, जो केमिकल चेंज हैं उनमें फर्क क्या है? नई चीज बन जाती है. नई चीज का मतलब ये है कि सपोज यू हैव मिल्क कन्वर्टेड इनटू द कर्ड, यू कैन नॉट कन्वर्ट कर्ड इनटू द मिल्क अगेन, एंड कर्ड इज ए डिफरेंट केमिकल एंड मिल्क इज ए डिफरेंट केमिकल. तो इसके अंदर नया केमिकल या नया सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से एकदम डिफरेंट होती हैं. अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक वो सब्सटेंस जिससे चीज बन रही है और दूसरा वो सब्सटेंस जिससे जो बन रहा है. एक वो जिसका हम पहले है हमारे पास, जैसे मिल्क है, मिल्क कन्वर्टेड टू द कर्ड, तो एक सब्सटेंस हो गया मिल्क और दूसरा सब्सटेंस हो गया कर्ड. तो मिल्क पहले था, जो पहले है जिसमें जिसका केमिकल चेंज हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बन रहा है दैट इज प्रोडक्ट. इट मीन्स इन दिस केस दिस इज कर्ड. So there are two type of thing. Number one is reactant, the substance which undergo chemical change. ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल चेंज जिसका हो रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट. एंड द प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस, जो चीज बन रही है और स्पीसीज फॉर्म एज ए रिजल्ट, जो सब्सटेंस बन रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं. अब मेन बात यह है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तरीके हैं. नंबर वन, चेंज इन द स्टेट. चेंज इन द स्टेट का मतलब ये है कि हमारे पास थ्री स्टेट होती है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हो सकता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में उसका स्टेट चेंज हो रहा हो. रिएक्टेंट हमारे पास सॉलिड हो और प्रोडक्ट उसका लिक्विड बन रहा हो. तो एक चीज ये हमें नजर आ सकती है, चेंज इन द स्टेट. नंबर टू, चेंज इन कलर.
हो सकता है कि रिएक्टेंट का जो कलर है वो प्रोडक्ट के कलर से डिफरेंट हो। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें अगर हम आयरन नेल डिप करें तो ये जो CuSO4 होता है ये ब्लू होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, 2-3 घंटे बाद या एक दिन के बाद, कि हमें एक ग्रीन, पेल ग्रीन सब्सटेंस मिलेगा। पेल ग्रीन यानी कि ब्लू कलर चेंज इनटू द पेल ग्रीन। तो कलर चेंज इज आल्सो कंसिडर्ड इज ए केमिकल चेंज। नंबर थर्ड थिंग इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। हो सकता है आप दो रिएक्टेंट्स को मिला रहे हो, दो चीजों को मिला रहे हो और कोई गैस बाहर निकल रही है। तो गैस बाहर अगर निकल रही है तो वो भी एक तरह का केमिकल चेंज है। जैसे हमारे पास एक मेटल है जिंक, जिंक में हमने HCl डाला, एसिड या H2SO4 भी ले सकते हैं, तो बनेगा ZnCl2 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल रही है। तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए केमिकल चेंज। नेक्स्ट थिंग इज चेंज इन द टेम्परेचर। क्या होता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है। टेम्परेचर यानी हो सकता है टेम्परेचर बाहर निकले या हो सकता है टेम्परेचर गेन हो। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ रिएक्शंस होती हैं कि अगर हम सर्फ को वॉशिंग, नेक्स्ट हमारा है चेंज इन द टेम्परेचर। अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि हो सकता है रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाए, उसको टच करेंगे अगर रिएक्शन मिक्सचर को तो गर्म लगेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। या फिर हो सकता है उसका टेम्परेचर डाउन भी हो जाए, तो भी हम उसको केमिकल चेंज मानेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या है? देखिए, प्रेसिपिटेट एक तरह का सब्सटेंस है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, कि बनने के बाद अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे एक रिएक्शन हम लेते हैं Na2SO4 और BaCl2, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारे पास एज ए रिजल्ट कंटेनर के नीचे अंदर एक वाइट कलर का सब्सटेंस नजर आएगा, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ऐसा प्रेसिपिटेट अगर बनता है तो भी हम उसको केमिकल रिएक्शन कंसिडर, केमिकल चेंज कंसिडर करेंगे। अब देखिए, किसी भी केमिकल चेंज को, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल है या कोई भी रिएक्शन को, उस चेंज को हम एक और तरीका है जिससे हम ईजीएस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल है, फ्यूल में हमने लिया मीथेन, मीथेन की बर्निंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कई तरीके हैं। एक तरीका वर्ड इक्वेशन, कि हम पूरा डिटेल ना लिखकर केवल वर्ड्स में उसको लिख रहे हैं। तो हमने लिखा मीथेन प्लस ऑक्सीजन। देखिए, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो दिस इज नोन एज द वर्ड इक्वेशन। अब हम इसको और थोड़ा स्पेसिफाई कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कि रिएक्शन को हम एक सिंबल्स के रूप में, सिंबल्स की फॉर्म में, अब यहाँ हमने इसको वर्ड की फॉर्म में लिखा था, उसका नाम लिखा था केवल, और यहाँ हम उसका केमिकल फॉर्मूला लिख देंगे। जैसे मीथेन की जगह हमने लिख दिया CH4, ऑक्सीजन के लिए लिख दिया O2, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए H2। तो दिस इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। देखिए, अब केमिकल जो इक्वेशन होती है उसमें कैसे इसको समझते हैं, इसमें दो बात है, दो साइड होते हैं। एक साइड है ये वाला, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं LHS, और इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो एरो के लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड है। इन सबको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड है उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अब देखिए, एरो का जो डायरेक्शन है, हेड है, ये शो करता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन, ये शो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन जाने वाला है।
प्रोडक्ट कौन है, जिस साइड हेड है वो प्रोडक्ट है और जिस साइड इसका टेल है वो सब रिएक्टेंट्स है, यानी ये दो आपस में रिएक्ट कर कर ये प्रोडक्ट हमको बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज़ हमने नज़र आ रही है इस रिएक्शन में, हमने लिखा है कि रिएक्टेंट हो गया Mg और ऑक्सीजन और MgO, लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि Mg के आगे हमने 2 लिखा है और यहाँ 2 MgO के आगे भी MgO के आगे भी 2 लिखा है। इसका रीज़न क्या है? इस तरह की रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के आगे प्रोडक्ट के आगे कुछ नंबर लिखा होता है, या फिर ऐसी रिएक्शन जिनमें दोनों तरफ देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेम होते हैं, नंबर नहीं एलिमेंट का नंबर दोनों साइड में सेम होता है, उसको हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। तो इस क्या बैलेंस इक्वेशन, ये जो रिएक्शन है ये एक बैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल है, ये जो ऊपर लिखी है। जैसे एक रिएक्शन है, देखो ये Mg प्लस O2 और ये बन गया MgO। अब इस रिएक्शन के बारे में हम सोचते हैं तो ये क्या है, देखिए ये हमारा हो गया LHS साइड, ये हमारा हो गया RHS साइड, ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पर, एक है Mg और ये है ऑक्सीजन। इधर भी हमारे दो हैं Mg और ऑक्सीजन। देखिए अब इसमें ये समझना है कि एलिमेंट की देख रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट क्या सब्सटेंस बन रहा है, इस पर नहीं जाना, एलिमेंट। अब यहाँ देखिए Mg कितने हैं 1, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर Mg 1 और ऑक्सीजन भी क्या है 1। तो एक इक्वेशन तो ये इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस का मतलब यहाँ पर इधर और इधर ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है और उधर कम है। तो हम बात करते हैं कि देखिए, और ये वाली जो रिएक्शन हमने लिखी ये है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि मतलब ये होता है कि दोनों साइड में एलिमेंट का नंबर सेम होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ये क्यों होना चाहिए, व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, हमें क्यों जरूरत है इसको बैलेंस करने की। इसके लिए हमने क्लास 9th में पढ़ा है according to law of conservation of mass cannot be created and destroyed during a chemical change, या इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, तो उसके मास का लॉस नहीं होना चाहिए। जब मास का लॉस नहीं होता है तो इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम उसको बैलेंस करते हैं, और कैसे बैलेंस करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखिए जो हमने रिएक्शन ये लिखी है ऊपर, ये पूरी तरह से थोड़ी फर्स्ट वाली इस रिएक्शन की हम बात करते हैं, ये पूरी तरह से थोड़ी इंफॉर्मेटिव नहीं है, इसको हम और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए बैलेंस तक तो ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि यहाँ जो Mg लिया है, क्योंकि मैटर या कोई भी एलिमेंट वो 3 स्टेट में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है। तो इसको हम और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं जिससे सब पता चले कि कौन सा किस स्टेट में है। देखिए क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, नंबर 1 फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। अब फिजिकल स्टेट Mg एक मेटल है और ये इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है, तो फिजिकल स्टेट का मतलब हो गया सॉलिड के लिए हम लिखेंगे S, लिक्विड के लिए लिखेंगे हम L और गैस के लिए हम लिखेंगे G ब्रैकेट के अंदर, और ऑक्सीजन क्या है G और MgO क्या है, ये सॉलिड होता है। तो ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई। अब हमें पता चल गया कि रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस सॉलिड है, एक रिएक्टेंट सॉलिड है, दूसरा रिएक्टेंट गैस है, लेकिन प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हमारा सॉलिड है। और ये हमारे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को समझा रहा है कि चेंज इन द स्टेट चेंज होकर दूसरी स्टेट बन जाएगी। इसके अलावा और एक कंडीशन हो सकती है एक्वस, यानी कोई चीज़ पानी में घुला है, तो हम उसके लिए
एक्वस, पानी में अगर उसका सॉल्यूशन बनाया है तो हम उसके ब्रैकेट में लिखेंगे AQ, इस तरह से हम उसमें लिख सकते हैं, AQ लिख सकते हैं। दूसरा एक और चीज है, अगर बनने वाला, ये एग्जांपल दूसरा, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे कि ये Zn प्लस H2SO4 एक आपने एग्जांपल ले लिया, इसमें बन रहा है ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए इसमें एक गैस है, अब यहाँ लिखते हैं, ये क्या है, सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है और ये गैस है। और गैस की टेंडेंसी क्या होती है, ऊपर भागने की, और निकल रही है गैस, तो हम इसके लिए ऊपर की साइड में एरो लगाते हैं। अगर किसी रिएक्शन में गैस बाहर निकल रही है एज ए प्रोडक्ट, तो हम उसके लिए ऊपर एरो लगाएंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसके अलावा, तो जब भी ऊपर की तरफ एरो मिले, इसका मतलब रिएक्शन में गैस बन रही है एज ए प्रोडक्ट, और इसलिए हम उसको एरो लगाएं। एक और लेते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2, तो यहाँ बनेगा BaSO4 प्लस NaCl। अब देखिए जो BaSO4 बन रहा है, इसके लिए हम लगाते हैं डाउनवर्ड एरो। तो डाउनवर्ड क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये वाइट कलर का PPT, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई सॉलिड सब्सटेंट है, सॉलिड सब्सटेंट एज ए प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो बैटम में बैठ जाएगा, गैस इवॉल्व होकर बाहर चले जाएगी। तो हम यहाँ गैस के लिए अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो का मतलब होगा PPT। तो जब भी रिएक्शन लिख रहे हैं, अब इसमें इस रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो लगा दिया तो समझ में आ गया कि ये PPT बन रहा है। नेक्स्ट है रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन क्या होती है कि वो कितने टेम्परेचर पे हो रही है, कितने प्रेशर पे हो रही है, और किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, जनरल एग्जांपल हम लेते हैं, A से B बन रहा है, A एक रिएक्टेंट है, B एक प्रोडक्ट है, और यहाँ हमने लिख दिया 70 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm और आयरन हमने लिख दिया। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, टेम्परेचर, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका प्रेशर हो गया, और आयरन एक कैटलिस्ट हो गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गया कि भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन किस कंडीशन में हो रहा है, किस टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। देखिए हर रिएक्शन में, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल से वैसे, कि हर रिएक्शन में या तो एनर्जी यूज होती है या उसमें से एनर्जी बाहर होती है। तो इससे हम दो तरह की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, जैसे वो A प्लस B से C बना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी नहीं रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे हीट। अगर इवॉल्व हो रही है तो प्रोडक्ट साइड में, यानी प्रोडक्ट के साथ के प्लस में लिख के हम हीट लिखेंगे, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की इवोल्यूशन की। और अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस हीट और कन्वर्टेड इनटू द C, ये कहलाएगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सब चीजें लिखकर, अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, खाना जो हम खाते हैं, या इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, खाते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट, हम लिखते हैं हीट। इसी खाने से हमें एनर्जी मिलती है। खाना खा के जो हमें एनर्जी मिलती है वो इसीलिए मिलती है कि इस रिएक्शन में डाइजेशन होने के बाद हीट इवॉल्व होता है। तो इस तरह से इन सारी इंफॉर्मेशन को लिखकर किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम एक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू।